बिग बैश लीग में आपका स्वागत है और आज का मुकाबला है पर्थ स्कॉचेस और होबार्ट हरिकेन्स के बीच। लेकिन ये मैच सिर्फ दो टीमों का नहीं है। आज का असली मुकाबला है ऑप्टस स्टेडियम की पिच से। मतलब यहाँ की तेज रफ्तार, वो उछाल और 50,000 दर्शकों का शोर किसी भी टीम के लिए ये एक चैलेंज है। आपने बिल्कुल सही कहा। ऑप्टिस स्टेडियम को सिर्फ एक ग्राउंड समझना वो एक भूल होगी। ये अपने आप में एक किरदार है इस मैच का। और यहाँ की पिच की जो सबसे अनोखी बात है वो सिर्फ इसके स्पीड या बाउंस नहीं है, बल्कि उसका लगातार वैसा ही रहना है। मतलब बल्लेबाजों की जो सालों की मसल मेमोरी होती है ना, वो यहाँ आकर पूरी तरह से चैलेंज हो जाती है। शॉट खेलने का जो एक नेचुरल तरीका होता है वो यहाँ काम नहीं करता। तो मतलब आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये सिर्फ स्किल पर नहीं बल्कि मेंटल टफनेस और अडेप्ट करने की क्षमता पर होने वाली है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। दोनों टीमों की ताकत, कमजोरी, उनकी प्लेइंग 11 और वो छोटे-छोटे मुकाबले जो मैच का रुख तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या स्कॉचर्स अपने इस किले में अपराजय रहेंगे या हरिकेन्स कोई रास्ता खोज लेंगे? और इस सवाल का पहला जवाब तो हमें टॉस पर ही मिल जाएगा। यहाँ टॉस जीतना सिर्फ एक फायदा नहीं है, ये अपनी स्ट्रैटेजी सेट करने का पहला मौका है। नई गेंद यहाँ जिस तरह से हिलती है वो पहले 3-4 ओवर में ही पूरे खेल की दिशा बदल सकती है। तो चलिए पहले मैच की डिटेल्स देख लेते हैं। टूर्नामेंट है बिग बैश लीग, टीमें हैं स्कॉर्चर्स बनाम हरिकेन्स और मैदान है पर्थ का ऑप्टिस स्टेडियम। पिच जैसा हमने कहा तेज और उछाल वाली है। लेकिन ये जो औसत स्कोर है 165-175, ये मुझे थोड़ा हैरान करता है। आजकल तो 200 भी सेफ नहीं है, तो यहाँ 170 को एक मजबूत स्कोर क्यों माना जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी वजह ये है कि पर्थ में रन बनाना एक अलग ही आर्ट है। यहाँ बल्लेबाजों को गेंद का इंतजार करना पड़ता है। वो फ्रंट फुट पर आके ड्राइव नहीं कर सकते। उन्हें ज्यादातर कट और पुल शॉट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और गेंदबाजों को पता है कि अगर वो सही जगह यानी हार्ड लेंथ पर गेंद डालते रहें तो बाउंड्री मिलना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ हर एक रन की कीमत ज्यादा होती है और 170 का स्कोर वो मनोवैज्ञानिक रूप से 200 जैसा दबाव बनाता है। और शायद इसीलिए यहाँ पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ा एडवांटेज होता है। हाँ बिल्कुल। और एक और बात है, पहले गेंदबाजी करने का मतलब है कि आप ताज़ा पिच पर नई गेंद का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर शुरुआती 2-3 विकेट मिल गए तो आप सामने वाली टीम को उस मनोवैज्ञानिक 170 के स्कोर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। तो अगर पिच का मिजाज इतना खास है तो जाहिर है कि जो टीम इन हालात को सबसे बेहतर समझती है उसे एक बड़ा फायदा होगा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पर्थ स्कॉचर्स की, बीबीएल की सबसे खतरनाक घरेलू टीम। और उन्हें ये टैग सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो अपने घर पे खेलते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी पूरी टीम ही इस पिच के हिसाब से बनी है। आप उनके पेस अटैक को देखिए, जेसन बेहरेंडॉर्फ, झाई रिचर्डसन, लॉन्स मॉरिस। ये सिर्फ गेंदबाज नहीं है, ये इस पिच के हथियार हैं। तीनों 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं और जब ये रफ्तार ऑप्टस के बाउंस के साथ मिलती है तो एक किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरा सपना है। सब कहते हैं कि स्कॉचर्स डेथ ओवर्स में माहिर है, लेकिन क्या ये सिर्फ एंड्रू टाई की वजह से है या ये कोई टीम स्ट्रैटेजी है? ये सिर्फ एंड्रू टाई की स्किल की बात नहीं है, ये टीम की मानसिकता की बात है। डेथ ओवर्स एग्जीक्यूशन का असली मतलब है प्रेशर में शांत रहना। एंड्रू टाई की खासियत यह है कि वो आखिरी पल तक बल्लेबाज को कंफ्यूज करते हैं। उनका एक्शन एक तेज यॉर्कर का होगा, लेकिन गेंद एक धीमी नकल बॉल निकलेगी। ये एक हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा है और टाई इसमें मास्टर हैं। और इसी में उनका बिग मैच टेम्परामेंट भी जुड़ जाता है। बिल्कुल। और ये टेम्परामेंट कोई हवाई बात नहीं है। दबाव में कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं, लेकिन स्कॉचेस के सीनियर खिलाड़ी जैसे मिच मार्श या एस्टन टर्नर वो दबाव में और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। हालांकि एक कमजोरी है इनकी, कभी-कभी पावर प्ले में ये जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और इसी चक्कर में शुरुआती विकेट्स खो देते हैं। तो अगर हम उनके की प्लेयर्स को देखें तो कप्तान मिच मार्श सबसे बड़ा नाम है। मिच मार्श इस टीम की धड़कन है। वो सिर्फ पावर हिटर नहीं है, वो इस पिच के बाउंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। उनके साथ हैं जॉश इंग्लिस, जो पावर प्ले में तबाही मचाने का काम करते हैं, और गेंदबाजी में जेसन बेहरेंडॉर्फ, जिनकी स्विंग वो किसी भी ओपनर के लिए खतरनाक है। तो इन सबको मिलाकर स्कॉचर्स की जो संभावित प्लेइंग 11 दिखती है वो है जॉश इंग्लिस, कैमरन बैंक्रॉफ्ट, मिच मार्श, एरन हार्डी, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, कूपर कोनोली, जेसन बेहरेंडॉर्फ, एंड्रू टाई, झाई रिचर्डसन और लांस मॉरिस। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एरन हार्डी या लांस मॉरिस का इस्तेमाल हो सकता है।
कागज पर तो ये टीम बहुत मजबूत लग रही है। मजबूत से ज्यादा ये टीम इस मैदान के लिए परफेक्ट है। मतलब उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक स्पेशलिस्ट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई बाहरी टीम इस किले को कैसे भेज सकती है? और यहीं पर आती है होबार्ट हरिकेन्स। कागज पर यह टीम भी बहुत संतुलित है, लेकिन क्या उनका संतुलन पर्थ के पिच पर टिक पाएगा? यही इस मैच का सबसे दिलचस्प सवाल है। हरिकेन्स की ताकत उनकी वैरायटी में है। उनके पास टिम डेविड और कोरी एंडरसन जैसे ऑलराउंडर हैं जो टीम को गहराई देते हैं। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब होगी जब उनके गेंदबाज और बल्लेबाज इस पिच का सामना करेंगे। उनकी कमजोरियों में आपने एक बात कही थी, पेस के अगेंस्ट अर्ली विकेट्स रिस्क। इसको थोड़ा और समझाएंगे। एक बल्लेबाज के नजरिए से इसका क्या मतलब है? आप खुद को एक बल्लेबाज की जगह रखकर सोचिए। आपको पता है कि 145 की रफ्तार से गेंद आ रही है, लेकिन इस पिच पर आपको ये भी पता है कि वो गेंद सामान्य से कहीं ज्यादा उछलकर आपके सीने की तरफ आएगी। आपका दिमाग आपको बैकफुट पर रहने को कहता है, लेकिन गेंद की रफ्तार आपको सोचने का समय ही नहीं देती। वो जो एक पल की हिचकिचाहट होती है ना, बस उसी का फायदा रिचर्डसन और मॉरिस जैसे गेंदबाज उठाते हैं। और उनके गेंदबाजों के लिए क्या चुनौती होगी, जैसे रिले मेरेडिथ और स्कॉट बोलैंड? उनके लिए चुनौती होगी अपनी आदत को बदलने की। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पिचों पर वो थोड़ा आगे गेंद फेंककर स्विंग ढूंढते हैं, लेकिन पर्थ में अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत रन पड़ेंगे। उन्हें अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे खींचना होगा और लगातार हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। ये एक बहुत बारीक एडजस्टमेंट है। तो इस मुश्किल चुनौती में हरिकेन्स के कौन से खिलाड़ी तुरुप का इक्का हो सकते हैं? सबसे बड़ा नाम तो कप्तान मैथ्यू वेड का है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डरते नहीं हैं। वो अटैक को ही अपना डिफेंस मानते हैं। अगर वो पावर प्ले में हावी हो गए तो मैच का माहौल बदल सकता है। उनके अलावा बेन मैकडर्मॉट की भूमिका बहुत अहम होगी, पारी को संभालने वाली। और गेंदबाजी में उनके पास नेथन एलिस के रूप में अपना एंड्रू टायर है, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो हरिकेन्स की संभावित प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिखती है: मैथ्यू वेड, बेन मैकडर्मॉट, कैलेब जुएल, टिम डेविड, कोरी एंडरसन, निखिल चौधरी, पैट्रिक डूली, नेथन एलिस, रिले मेरेडिथ, स्कॉट बोलैंड और क्रिस जॉर्डन। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टिम डेविड या नेथन एलिस हो सकते हैं। इस टीम में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल टैलेंट का नहीं, उसे पर्थ की परिस्थितियों में लागू करने का है। क्या वो प्रेशर में टिक पाएंगे, यही देखना होगा। और इसी बड़ी कहानी के अंदर कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी टक्करें भी हैं, की बैटल्स। पहली टक्कर मिच मार्श बनाम रिले मेरेडिथ, मतलब विस्फोटक पावर हिटिंग बनाम तूफानी रफ्तार। ये बीच के ओवरों का युद्ध है। मेरेडिथ अपनी रफ्तार से डराते हैं, लेकिन मार्श को पेस पसंद है। वो पेस का इस्तेमाल करके गेंद को और दूर भेजते हैं। अगर मार्श ने मेरेडिथ पर कुछ बड़े शॉट लगा दिए तो स्कॉचर्स का रन रेट आसमान छू लेगा। लेकिन अगर मेरेडिथ ने उन्हें फंसा लिया तो ये हरिकेन्स के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दूसरी टक्कर जो शायद मैच का नतीजा तय करेगी वो डेथ ओवर्स में होगी। टिम डेविड बनाम एंड्रू टाई। इसे आप फिनिशर्स की जंग कह सकती हैं। टिम डेविड दुनिया के उन कुछ बल्लेबाजों में से हैं जो किसी भी गेंद को स्टेडियम से बाहर भेज सकते हैं। और दूसरी तरफ है एंड्रू टाई, जो अपनी चालाकी से बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो 15-20 रनों का अंतर होता है ना, वही हार जीत का फासला तय करेगा। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी टक्कर जो मैच के शुरू में ही हो जाएगी, मैथ्यू वेड बनाम जेसन बेरेंडॉफ। यहीं से पूरे मैच की टोन सेट होगी। बेरेंडॉफ की अंदर आती गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज वेड के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। अगर वेड ने उनके पहले ओवर में 1-2 बाउंड्री लगा दी तो ये हरिकेन्स के ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज भेजेगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर बेरेंडॉफ ने वेड को जल्दी आउट कर दिया तो स्कॉचर्स शुरू से ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेंगे। ये सिर्फ एक विकेट नहीं, एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ते हैं। हमने पिच की बात की, दोनों टीमों को परखा और की बैटल्स पर भी बात की। तो इन सब का मतलब क्या है? इस मैच को जीतने का ब्लूप्रिंट क्या होगा? अर्थ में जीतने का फॉर्मूला बहुत साफ है। गेंदबाजी में आपको लगातार हार्ड लेंथ पर गेंद डालनी होगी। स्पिनर्स का रोल यहाँ बहुत लिमिटेड है। बल्लेबाजी में आपको ये समझना होगा कि 170 एक बहुत अच्छा स्कोर है और इसीलिए ज़्यादातर टीमें यहाँ चेज करना पसंद करती हैं, क्योंकि इससे स्कोरबोर्ड का दबाव कम हो जाता है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, अंतिम भविष्यवाणी।
आंकड़े, घरेलू परिस्थितियां और हमारा विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, अगर हम सिर्फ तथ्यों और परिस्थितियों पर बात करें तो पर्थ स्कॉचेस का पलड़ा भारी है। मैं कहूंगी कि उनकी जीत की संभावना 60% और होबार्ट हरिकेन्स की 40% है। और इस 60-40 के आंकड़े के पीछे आपका तर्क क्या है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, होम एडवांटेज, जो शायद दुनिया में किसी और टीम को इतना नहीं मिलता, और दूसरा उनका पेस अटैक, जो इस पिच के लिए बिल्कुल टेलर मेड है। लेकिन क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, इसीलिए मैं दो सिनेरियो देखती हूँ। पहला सिनेरियो, अगर होबार्ट हरिकेन्स किसी तरह पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट खोकर 45-50 रन बना लेते हैं तो ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। दूसरा सिनेरियो, जो ज्यादा संभावित है, अगर हरिकेन्स ने पावर प्ले में ही 2 या 3 विकेट गंवा दिए तो स्कॉचेस एक शिकारी की तरह उन पर झपट पड़ेंगे और वहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो संक्षेप में ये मुकाबला है स्कॉचर्स के किले का होबार्ट हरिकेन्स की संतुलित टीम से। एक शानदार और रणनीतिक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर कागज पर मजबूत टीम को विजेता मान लेते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट हमें बार बार सिखाता है कि मैच का नतीजा पूरी 40 ओवर की क्वालिटी से तय नहीं होता। कभी कभी मैच का नतीजा सिर्फ एक पल से तय होता है। पावर प्ले की वो एक गेंद जो बल्ले का किनारा ले लेती है, या डेथ ओवर्स का वो एक ओवर जिसमें 20 रन बन जाते हैं। ये मैच इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण होगा कि रणनीति और दबाव में प्रदर्शन सिर्फ प्रतिभा से कहीं ज्यादा मायने रखता है। असली विजेता वो होगा जो इन निर्णायक क्षणों में बेहतर और शांत दिमाग से फैसले लेगा।